बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गुज़श्ता रोज़ से चौधरी परवेज़ इलाही साहब के बयान ने हलचल मचाई हुई है। पीडीएम भी भाग दौड़ कर रही है। वज़ीर आज़म साहब की नींद उड़ गई है रातों की। और बड़े मियाँ साहब लंदन में बेहद परेशान हैं। छोटे मियाँ साहब चाहते हैं कि किसी तरह परवेज़ इलाही को इमरान खान से तोड़ के साथ मिला लें और कहें कि आप हमारी तरफ से वज़ीर आला रहें। और इसी काम के लिए शेरों का शिकारी आसिफ ज़रदारी भी चौधरी शुजाअत हुसैन साहब के पास कदम बोसी के लिए हाज़िर हुआ और जोड़ तोड़ की सियासत अरूज पर। अब बड़े मियाँ साहब समझते हैं कि परवेज़ इलाही अगर आ गया तो हमारी सियासत पंजाब में भी ख़त्म हो जाएगी और बहुत सारे मुस्लिम लीगी हमसे नाराज़ हो जाएंगे कि परवेज़ इलाही को अगर बनाना था तो हमने इतने साल लड़ाई क्यों लड़ी है। परवेज़ इलाही साहब का कमाल ये है कि उनके पास 10 सीटें और तहरीक इंसाफ के पास 180 सीटें। परवेज़ इलाही साहब अपनी 10 सीटों पे वज़ीर आला बने हुए। वैसे 2 पार्टियां हों, इत्तेहादी हों, तो अगर कोई बंदर बांट शुरू हो तो ख़ुद ही छोटी पार्टी बड़ी पार्टी से कहती है कि ये आपका हक बनता है। लेकिन यहाँ इस हद तक डटाई है कि ये जानते हुए भी एक तरफ 180 आदमी, एक तरफ 10 आदमी, लेकिन वज़ारत आला पे इसरार। और ये चल इसलिए गया, अगर ना मिलती तो परवेज़ इलाही साहब उधर चले जाते। उधर से वज़ारत आला लेने की ट्राई भी की थी परवेज़ इलाही साहब ने। और अब भी सुना है, वल्लाहु आलम, अल्लाह करे ये झूठ हो, अब भी सुना है कि परवेज़ इलाही साहब की ट्राई ये है किसी तरह वज़ारत आला बच जाए। वज़ारत आला तब भी बचेगी अगर असम्बलियाँ बचेंगी, बेशक दूसरी तरफ जाना पड़े। लेकिन उनका बेटा मुझे लगता है कि उनसे ज़्यादा सियासी सूझबूझ रखने वाला है। उसने महसूस कर लिया है कि अगर हमने पीटीआई को छोड़ा तो हमारी सियासत का बेड़ा गर्क हो जाएगा। वो अभी तक मजबूती के साथ तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हुआ है। और वैसे आज मैंने मोहतरम मियाँ जलील अहमद शरकपुरी साहब का भी एक बयान सुना। उन्होंने कहा कि मैंने तो परवेज़ इलाही साहब से कहा था कि आप अपनी काफ लीग को पीटीआई में ज़म कर दें, क्योंकि ये 10 सीटें जो आपको मिली हैं ये भी इमरान खान की हिमायत की वजह से मिली हैं। अगर आप अकेले इलेक्शन लड़ते तो शायद एक सीट भी ना जीत पाते। आपकी पोजीशन ये हो गई थी, आपको सीटें भी उनकी वजह से मिली हैं और आप उन्हीं को ब्लैकमेल कर रहे हैं। आप अगर पीटीआई में ये मियाँ जलील अहमद साहब फरमा रहे, आप अगर पीटीआई में शामिल हो जाए तो आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा और ये रोज़ रोज़ का झगड़ा वगड़ा भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन परवेज़ इलाही साहब इस पे आमादा नहीं हुए। अब परवेज़ इलाही साहब, खान साहब का बयान चल रहा है कि परवेज़ इलाही साहब मुझे लिख के दे चुके हैं। अब असम्बलियाँ तहलील करने का जो उन्होंने गवर्नर को एडवाइस भेजनी है वो मुझे दे चुके हैं लिख के। जुमा वाले दिन मैं वो गवर्नर को भेज दूंगा, असम्बलियाँ ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन इक़्तिदार के ईवानों में, वफाकी हुकूमत में बड़ी हलचल है और सब दौड़े भागे फिर रहे। वैसे तासुर ये देते हैं कि हमें कोई परवाह और फ़िक्र नहीं है, लेकिन आज फिर इसहाक़ डार साहब सदर ममलकत जनाब आरिफ अलवी साहब के पास पहुँचे हुए। इधर को बैकडोर राब्तों की भी कोशिश हो रही है और आपस में भी बार बार मशावरत कर रहे हैं। मौलाना को भी बुला लिया है कि भाई कोई रास्ता निकालें
गवर्नर राज, गवर्नर से एतमाद का वोट लेने का कहें इनको, वज़ीर आला साहब एतमाद का वोट लें, अदम एतमाद ला नहीं सकते। इसलिए कि अब जो 10 मेंबरान असम्बली काफ लीग के हैं वो जानते हैं कि अगर हम इधर उधर हुए तो हम अपना सियासी मुस्तकबिल जो है वो तारीख कर लेंगे, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, वो भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। लेकिन परवेज़ इलाही साहब ने कल तालाब में एक रोड़ा फेंक के देखा, चेक किया है कि दूसरी तरफ अभी मेरी ज़रूरत है या नहीं है। तो आज वज़ीर आज़म साहब दूसरी मरतबा कल गुलदस्ता पेश करके आए चौधरी शुजात साहब को, आज दूसरी मरतबा फिर उनकी कदम बोसी के लिए हाज़िर थे और मिन्नत समाजत करके आए हैं कि किसी तरह चौधरी परवेज़ इलाही को आमादा करें, जिसका ख़बरों के मुताबिक चौधरी शुजात साहब ने वादा कर लिया है कि मैं बात करता हूँ, कोशिश करता हूँ। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब को और उनके हामियों को और ख़ास करके ज़रदारी साहब को उम्मीद ये है कि हम परवेज़ इलाही को दोबारा बहला फुसला के खान से तोड़ के किसी तरह असम्बली बचाने में कामयाब हो जाएंगे। खान साहब कहते हैं कि मेरे पास तहरीरी तौर पे परवेज़ इलाही साहब ने जो लिख के दिया मौजूद है असम्बली तोड़ने का, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या बात है, दिल एतबार नहीं कर रहे। चौधरी परवेज़ इलाही साहब का वैसे पहले भी पता ही था, लेकिन कल का बयान सुन के भी लोग अभी तक एतबार नहीं कर रहे कि ये अपने बयान पे खड़े रहेंगे नहीं खड़े रहेंगे। अचानक उनको कमर जावेद बाजवा की मोहब्बत उनके दिल में क्यों जाग उठी है, और कमर जावेद बाजवा साहब भी बदस्तूर अभी तक कोई ना कोई गेम बैठे कर रहे हैं, ला ताल्लुक़ नहीं हुए। उनकी भी पूरी कोशिश है कि जिस तरह भी हो सके ये जो हुकूमत मैं लाया हूँ ये बचाई जा सके और असम्बलियाँ ना टूटें ताकि वफाक में वो हुकूमत रहे। ज़ाहिर है अगर वफाक में को बाजवा साहब की मुखालिफ हुकूमत आएगी तो कुछ ना कुछ बहुत सारे मामलात हैं, एक नहीं है, बहुत सारे मामलात हैं, किसी न किसी मामले की छानबीन शुरू हो जाएगी, तफ्तीश शुरू हो जाएगी, बाजवा साहब फंस जाएंगे। इसलिए बाजवा साहब हर सूरत, हालांकि पीडीएम वालों ने बाजवा साहब की बदनामी में कोई कसर नहीं छोड़ी। जावेद लतीफ़, खुर्रम दस्तगीर, राना सनाउल्ला, मरीम औरंगज़ेब, मरीम सफदर, सब ने बाजवा साहब के ख़िलाफ़ गवाहियाँ दे रखी हैं कि बाजवा साहब सियासत में पूरी मुदाखलत करते रहे हैं, कहते रहे हैं कि मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन ये सारे हालात जो पाकिस्तान में 9 महीने में इस तरह अबतरी की तरफ गए हैं, 150 के करीब टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई। खान साहब कहते हैं हमने बाजवा साहब को ये कहा था, शौकत तरीन साहब ने जाके उनको समझाने की कोशिश की थी मईशत तबाह हो जाएगी, लेकिन बाजवा साहब ने किसी की नहीं सुनी। असल में ये जो वीडियो वाला गंदा धंधा है ना, अब मुझे नहीं समझ आई इसकी। बाजवा साहब कहते हैं मेरे पास वीडियो हैं, और आपको याद है मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा ने उस वक़्त अभी उनकी बाजवा साहब से नाराज़गी थी, उन्होंने कहा था मेरे पास बड़ी अहम शख्सियत की वीडियो मौजूद हैं। बस उसके बाद फिर बाजवा साहब को रिवर्स गियर लगा और ये सारा कुछ हमने देखा। आनन फानन इम्पोर्टेड हुकूमत भी आ गई, नैब के केस भी ख़त्म हो गए, बड़े बड़े मुजरिम सारे छोड़ दिए गए। वो एनआरओ जो खान साहब कहते थे नहीं दूंगा नहीं दूंगा, और मरीम सफदर साहबा कहती थी आपसे एनआरओ मांगा किसने है, वो किसी और से एनआरओ मांग रही थी, उनसे एनआरओ उनको मिल गया, सब केस ख़त्म हो गए, सब मुकदमात ख़त्म हो रहे हैं। और वादे जो किए गए थे, वादे क्या थे? एक वादा ये था कि खान को नाअहल करेंगे, उसकी तरफ भी बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और मियाँ साहब को ला के
पूरी तरह साफ शफाफ कर देंगे, धुलाई करके उनकी ऐसा धोबी पटरा मारेंगे कि मियाँ साहब बिल्कुल उजले धुले और जमजम के धुले होकर निकलेंगे। सब केस ख़त्म हो जाएंगे और मियाँ साहब से कहा जाएगा आप मैदान में निकलें और नारा लगाएं, शेर एक बारी फेर। तो ये मामलात मुल्क के ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। 150 टेक्सटाइल मिलने बंद हैं, 15 लाख मज़दूर बेरोज़गार हो गया, 7 लाख अफराद पाकिस्तान से बैरून मुल्क जा चुके हैं और बहुत सारे जो यहाँ हैं परेशान हैं बिलों की वजह से। अगर हुकूमत अक्लमंदी करती, चलें और कुछ नहीं तो टेक्सटाइल वालों को कहते वे आपको उस रेट पे बिजली देंगे ताकि आप ये सारा कुछ माल एक्सपोर्ट करें और पाकिस्तान को डॉलर मिले। इतनी अकल भी किसी में नहीं थी। और जितने बड़े बड़े कहते हैं हम तजर्बाकार हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, किसी को भी इतनी अकल नहीं आई कि यार इतना ही कर लें। या IMF के सामने ऐसे हाथ पाँव इनके बांध दिए IMF ने कि ये कुछ कर ही नहीं सकते। ये इतना भी नहीं कर सकते कि अपनी टेक्सटाइल मिलों को चलता रहने दें, उनको थोड़ी बिजली सस्ती दे दें जिससे उनका जो कारोबार है वो तो चल सके ना कम अज़ कम। लेकिन नहीं, किसी ने नहीं सोचा। नतीजा ये है कि 30-32 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट हमारी बंद पड़ी है, कारोबार बंद हो रहा है, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं हम हुकूमत नहीं छोड़ेंगे, हम आवाम का कचूमर निकाल के छोड़ेंगे ताकि आइंदा कभी ये नाम ही ना लें सियासत का। मैं और आप दुआई करें कि अल्लाह हमारी इनसे जान छुड़ा दे।